प्यारे विद्यार्थियों, फिजिकल साइंस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। विद्यार्थियों, कक्षा 12 की लेक्चर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत। कक्षा 12 की लेक्चर सीरीज के अंतर्गत आज हम करने जा रहे हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। ये अति लघुत्तरात्मक प्रश्न के अंतर्गत हम बहुत सी चीज़ें पढ़ लेंगे, जैसे एमसीक्यूज जो होते हैं, वैकल्पिक जो प्रश्न होते हैं वो। दूसरा एफआईबी जो होती हैं, फिल इन ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति। और अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये कर लेंगे हम। इस सीरीज के अंतर्गत हम इन 3 टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे और इन तीनों में से ही आपको पता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में 33 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 21 नंबर के होते हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन पेपर आपको पता है 56 नंबर का आता है, जिसमें से 51 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 51 क्वेश्चन में से 33 क्वेश्चन ये एमसीक्यूज, एफआईबी और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, कि वैकल्पिक प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति और एक लाइन में जो उत्तर होता है, जिसका अति लघुत्तरात्मक प्रश्न बोलते हैं, जिनको ये क्वेश्चन आते हैं। आज की इस लेक्चर सीरीज का हम चैप्टर नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है आज का, वो ये है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में आवेश की गणना कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि क्या होता है, किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु पर आवेश जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण, यानी कि न्यूनतम आवेश जो होता है, प्रारंभिक आवेश जिसको बोला जाता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखें, इस पर आधारित हमने क्वेश्चन किया था कि 1 कूलाम चार्ज में, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसके लिए हमने कैलकुलेशन करी थी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलाम आवेश में। तो यहां पे देखें 12.5 है और इधर 6.25 है। यहाँ 12.5 है और यहाँ पे 6.25 है। ये नंबर इसका आधा है, ठीक है, और ये नंबर इसका डबल है। तो इसको हम दोनों तरफ से अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे 2 कूलाम आ जाएगा और यहाँ पे 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो है सीधा सा आंसर। अपने सीधा इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें ये चीज याद है कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर ये हमें याद रह जाए तो हमारा ये आंसर है एक लाइन का, इजी सा हो जाएगा। अगर हमें ये याद नहीं रहता है तो हम इसको क्वांटीकरण के मेथड से ही कर लेते हैं दोबारा, जो वो हमें याद रहता है उसी से हम इसको करके देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या दे रखा है, इसके लिए हमने फाइंड क्या करना है, क्यू हमें दे रखा है, क्यू हमें दे नहीं रखा, क्यू फाइंड करना है, क्यू ज्ञात करना है। एन हमें दे रखा है 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये हमें एन की वैल्यू दे रखी है। ई की वैल्यू आपको पता है फिक्स होती है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो कितना होता है भाई, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये होता है। अब ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर अगर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, क्यू फाइंड करना है, क्यू ज्ञात करना है हमें। एन की वैल्यू मैं रख देता हूं 12.5 × 10⁻18 इंटू
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये पावर प्लस की है, ठीक है। ये पावर कट हो जाएगी इससे, तो यहाँ पे कट होने के बाद में 10⁻⁻1 रह जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे ये बचा है और ये बचा है, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह आ जाएगा 12.5 इंटू 1.6। डेसिमल हटा देते हैं, इजी रहेगा हटाने से, ठीक है। हटाने पे क्या आ जाएगा, अभी 16 आ जाएगा हमारे पास, और हमारे पास ऊपर आ जाएगा 125 गुणा में 16 और नीचे आ जाएगा 1000, क्योंकि ये भी अपॉन में जाएगा। और देखो इनको गुणा कर देते हैं ऊपर वालों को, तो 16 पंजे 80 होता है, 8 हंसिल आ जाएगी, 16 दूना 32 और 8 40, फिर 4 हंसिल आ जाएगी, 16 एकम 16 और 4 20 हो जाता है। इनकी 2000 ऊपर आ जाएगा, नीचे 1000 आ जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 2 कूलाम आवेश आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आंसर हमारा कितना आएगा, 2 कूलाम। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरे क्वेश्चन में कहता है प्रकृति में प्रारंभिक आवेश माना जाता है। प्रकृति में प्रारंभिक आवेश कितना माना जाता है वो बताना है। तो प्रकृति में जो प्रारंभिक आवेश होता है, आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित ये भी क्वेश्चन है, वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। प्रारंभिक आवेश कौन सा है अभी, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ही प्रारंभिक आवेश है, जिसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 1.6। इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये प्रारंभिक आवेश होता है, ठीक है। प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव रहता है और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे सेम रहता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन पोलरिटी चेंज हो जाती है। इसके बाद में देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो बिंदु आवेश हैं। एक को हम Q1 कंसीडर कर लेते हैं, Q1 है, और एक Q2 है। Q1 नेगेटिव है, Q2 पॉजिटिव है, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -Q1 Q2। अब ये बात इसमें ये कह रहा है कि अगर Q1 Q2 की वैल्यू लेस देन 1 है, तो हमने संख्या रेखा पढ़ी थी, संख्या रेखा में ये 0 होता है। इस तरफ की जो वैल्यू ली जाती है वो नेगेटिव ली जाती है, और इस तरफ की जो वैल्यू रहती है वो पॉजिटिव रहती है। अगर Q1 और Q2 का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है, तो उन दोनों के बीच में बल की प्रकृति क्या होगी, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। बल की प्रकृति उनके मध्य, बल की प्रकृति क्या होगी। तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह कहा था कि अगर दो अपोजिट चार्ज हैं तो उन दोनों के बीच में आकर्षण बल काम करता है। अगर सिमिलर चार्ज हैं, एक जैसे चार्ज हैं, सजातीय आवेश हैं, तो उन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स यानी कि प्रतिकर्षण बल काम करता है। तो यहां ये जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, ये आकर्षण बल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बल की प्रकृति कैसी होगी, आकर्षण बल होगा, आकर्षण बल। अगर Q1 Q2 की वैल्यू लेस देन 0 है तो बल की प्रकृति कैसी होगी, आकर्षण की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि क्या कूलाम का नियम परमाणुीय तथा नाभिकीय दूरियों के लिए सत्य है। तो हमें पता है कि कोई भी जो परमाणु है उसका केंद्रीय भाग नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब नाभिक पे आपको पता है कि नाभिक पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, और इन दोनों के बीच में कौन सा बल काम करता है, एक आकर्षण बल काम करता है। ये आकर्षण बल ही क्या करता है, केंद्रीय बल प्रदान करता है, अभिकेंद्री बल जिसको कहते हैं, अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। और ये अभिकेंद्री बल mv²
अपॉन आर होता है। ये अभिकेंद्री बल प्रदान करता है कौन? कूलाम्ब फोर्स F। ठीक है। अब परमाणुीय दूरियों के लिए तो ये लागू रहता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कूलाम्ब बल लगता है, जिसी कारण से वो अपने दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में रिवॉल्व करता है। जबकि नाभिकीय बलों के लिए कूलाम्ब बल, जो कूलाम्ब नियम है, वो सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में एक और बल काम करने लग जाता है, और वो बल होता है भाई नाभिकीय बल, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, नाभिकीय बल बोलते हैं। अब परमाणुीय दूरियों को लगभग लिया जाता है बेटा 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि एंगस्ट्रॉम की रेंज रहती है। जबकि नाभिकीय दूरियों को 10⁻⁻15 मीटर लिया जाता है, जिसको हम फर्मी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मी बोलते हैं, फेम्टोमीटर। तो इस डिस्टेंस के लिए या इन दूरियों के लिए कूलाम्ब बल वैलिड नहीं रहता है, सत्य नहीं रहता है, जबकि इन दूरियों के लिए कूलाम्ब बल सत्य रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो दोनों के मध्य लगने वाला जो बल है वो कैसा होगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर ले हैं पहली कंडीशन जो है, ये दो चार्ज हैं बेटा Q1 और Q2 चार्ज हैं, और इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस हमें दे रखी है, कंसीडर कर लेते हैं R दे रखी है। दूसरी कंडीशन में यही दोनों आवेश हैं, दोनों यही आवेश हैं, लेकिन इस कंडीशन में डिस्टेंस को हम इसको R1 ले लेते हैं पहली कंडीशन में, और इसको R2 ले लेते हैं। चार्ज सेम है Q1 और Q2। ठीक है। अब इस कंडीशन में जो बल लगेगा वो हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर हो जाएगा। जबकि इस कंडीशन में जो फोर्स होगा, इसमें F1 कर लेते हैं, इसमें F2 कर लेते हैं, ये आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि यदि सेकंड कंडीशन के अंदर अगर ये डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस की आधी कर दी जाए तो क्या होगा? तो हम R2 की जगह क्या लिख देते हैं? R2 की जगह क्या लिख देते हैं? R1/2 लिख देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा भाई? F2 इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा बेटा 4। 4 कैसे आएगा वो मैं लिख देता हूं, चलो, K Q1 Q2 अपॉन, यहां पे लिखूंगा मैं R1/2, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको अपने सॉल्व करेंगे तो F2 आ जाएगा भाई K Q1 Q2 R1 स्क्वायर अपॉन 4, और ये 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा बेटा 4K Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर। और ये जो वैल्यू आई थी हमारी, ये वाली, ये वैल्यू ये वाली है, F1 की वैल्यू है। तो हमारा जो F2 आएगा वो 4 गुना हो जाएगा F1 का, जब डिस्टेंस आधी कर दी जाएगी। तो ये कंडीशन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, ये कह रहा है कि SI पद्धति में 1/4πε0 का मान क्या होता है, ये अपने को ज्ञात करना है। और वैसे पता होता है, फिक्स सी वैल्यू होती है। ये आया कहाँ से वो देख लेते हैं। F इज इक्वल टू होता है बेटा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलॉम्स लॉ है, कूलॉम्स नियम है, जिसमें ये K क्या होता था? समानुपाती नियतांक होता था, और इस K की जो वैल्यू है वो होती है बेटा 1/4πε0, और इसकी जो आंकिक मान जो होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर होता है। ये तो है SI पद्धति में इसका मान। SI पद्धति में इसका मान क्या होता है? SI पद्धति में क्यों मान है? क्योंकि यहाँ फोर्स को SI पद्धति में न्यूटन में मापा जाता है, लेंथ को मीटर में मापा जाता है, और आवेश को कूलॉम्ब में मापा जाता है। जबकि अगर हम इसकी वैल्यू CGS पद्धति में ज्ञात करना चाहें तो क्या होगा? CGS पद्धति में इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता है कि 1
अगर 1 न्यूटन लिया जाए तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होते हैं बेटा, ये याद रखना है। और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है बेटा। और 1 कुलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU बोलते हैं, स्टेट गुलाम बोलते हैं इसको, ESU बोला जाता है, CGS यूनिट है इसकी। इसके बाद में अगर हम बात करें इसकी, ये सारी वैल्यू अगर उसमें पुट कर दे जाए तो क्या होगा, 9 इंटू 10⁹ हो जाएगा। न्यूटन की जगह मैं रख रहा हूँ 10⁵, मीटर की जगह रख रहा हूँ 100 की जगह 10⁻² कर सकते हैं अपने। और बटा में क्या आ जाएगा, बटा में आएगा भाई इसकी स्क्वायर भी है तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा। कुलाम स्क्वायर है तो कुलाम की जगह 3 इंटू 10⁹ की पावर हो जाएगी, होल पावर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से 9 इंटू 10⁻18 ऊपर आ जाएगा और नीचे भी 9 इंटू 10⁻18 आ जाएगा। और इससे वैल्यू आएगी हमारी 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर, ये आ जाएगी CGS सिस्टम में। न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है। इसके बाद में 7th क्वेश्चन क्या कहता है, क्या वह विद्युत बल जो किसी एक आवेश किसी दूसरे आवेश पर आरोपित करता है बदल जाएगा यदि उनके समीप अन्य आवेशों को लाया जाए। देखो भाई, अगर इन दो आवेशों के बीच में अगर कोई बल लग रहा है, वो बल लग रहा है कूलॉम बल, अगर इसके नजदीक कोई तीसरा आवेश लाया जाता है तो क्या इनके बीच में लगने वाले बल पे कोई प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पे आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अध्यारोपण का, विद्युत बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत में ये कहा गया कि इंडिविजुअल जो बल है, ठीक है, एक आवेश के कारण जो बल है उस दूसरे आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। नेक्स्ट, क्या आवेशित वस्तु की गति के कारण विद्युत आवेश का मान परिवर्तित होता है? अगर वस्तु गतिशील है और आवेशित है तो क्या उसके आवेश भी बदल जाएगा? नहीं बदलता है, निश्चलता के नियम का पालन करता है, इसलिए नहीं बदलेगा। परिवर्तित होता है, नहीं लिखेंगे सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या स्थिर विद्युत बल एक केंद्रीय बल है? हाँ, इसमें सिर्फ अपने क्या लिखेंगे, हाँ, केंद्रीय बल होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदुत आवेशों के मध्य लगने वाला मध्य बल किस प्रकार से परिवर्तित होता है यदि उन्हें जिस माध्यम में रखा गया उसका पराविद्युतांक बढ़ जाए? बढ़ने पे क्या होगा भाई, आपको सिंपल सी बात याद रखना चाहिए, विद्युदावेशों के मध्य अगर बल लग रहा है तो वो फॉर्मूला होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ एप्सिलॉन नोट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि माध्यम की बात हो रही है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अगर हम पैराविद्युतांक की बात करें तो पैराविद्युतांक होता है बेटा एप्सिलॉन R, जिसमें रिलेशन माध्यम की विद्युतशीलता के साथ ही होता है। और अगर इससे हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकालें तो यह आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। अगर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाए तो हमें क्या मिलेगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि अगर एप्सिलॉन R की वैल्यू बढ़ जाए तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। ठीक है, तो कम हो जाएगा, लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, विद्युत बल जो है वो कम हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नाइट्रोजन
नाइट्रोजन का नाभिक अगर है हमारे पास तो नाभिक पर कितना कूलाम आवेश होता है ये पूछ रहा है अपने को। तो आपको ये पता होना चाहिए नाभिक के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो ये जो है ये नंबर जो है ये नंबर बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं भाई, P इज इक्वल टू है 7, जो किसकी वैल्यू है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं n जो हम उसमें लेके चलते हैं क्वांटीकरण में। तो इसके में फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, Q इज इक्वल टू Ne, और यहाँ पे प्लस लेंगे। प्लस क्यों, क्योंकि आवेश होता है न्यूक्लियस पे आवेश हमेशा धनात्मक आवेश होता है, इसलिए प्लस लेंगे। प्लस 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इतना आवेश नाइट्रोजन के नाभिक पर होता है। ठीक है, ये जो नाभिक दिखा रखा है इसमें इतना धनावेश होता है। क्या होता है, धनावेश होता है। यहाँ पे हम पॉजिटिव लिखेंगे।